समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं मालवनी में होली मदर स्कूल पे। यहाँ पे हमारी मुलाकात आज हो रही है मिस्टर रफ़ीक सर से, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं। हम इनसे जानेंगे इनके स्कूल के बारे में, क्योंकि पहली बार हमारी मुलाकात है तो पूरी जानकारी लेंगे कि कब से ये स्कूल चल रहा है, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जैसे कि आपने सभी स्कूलों में देखा हो कि बच्चों को फ़ीस के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है, उनके माँ बाप को परेशान किया जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या स्कूल को किस तरह से यहाँ मैनेज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चे जो बढ़ते हैं उनके माँ बाप अगर फ़ीस ना भरे तो स्कूल का भी एक मैनेजमेंट होता है, उनकी टीचरें होती हैं, उनका भी एक लाइट बिल हम कह सकते हैं, या उनका जो मैनेजमेंट होता है वो भी ज़रूरी है, वो भी आना ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सर लोगों को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपनी तरफ से लोगों के लिए ये क्या कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे पूरी तरह से। आइए हम आपको मिलाते हैं मिस्टर रफ़ीक सर से। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो आपका पूरा नाम और आपने स्कूल चालू की इसकी प्रेरणा आपने कहाँ से ली कि स्कूल एक होना चाहिए। मेरा नाम रफ़ीक सिद्दीकी है। मैं मालवनी में पला बड़ा हूँ और मेरी पढ़ाई एनटीसीसी स्कूल में हुई है। तो एनटीसीसी का सबसे पहला जो बैच था 83-84 का, उस बैच का मैं टॉपर हूँ। और मुझे जो प्रेरणा मिली मेरे वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिली। उनका नाम पीडीपी राव था और उन्होंने जंगल में स्कूल खोला। लोग हंसते थे उनके ऊपर कि जंगल में जहाँ पे मतलब सांप बिच्छू रहते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए कौन से बच्चे आएंगे। तो 4 बच्चे थे, मेरा जीआर में 4 नंबर है, चौथा बच्चा था मैं वो स्कूल का। और 6ठी तक उन्होंने फ़ीस नहीं ली, फ्री में पढ़ाते थे वो। और 10वीं में जब मैं गया तो उस टाइम पे 15 रुपये महीने फ़ीस हो गई थी। और आज भी मेरी वो स्कूल पे 90 रुपये बाकी है। 6 महीने की फ़ीस मैं नहीं दे पाया था। 10वीं का टॉप किया था मैंने और उसके बाद में ऊपर वाले ने मुझे बहुत नवाजा। मैं स्कूल भी कई बार गया लेकिन मैंने 90 रुपये आज तक भी नहीं दिया हूँ। ये अपने आप को याद दिलाने के लिए, अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए कि उस स्कूल का मेरे पे आज भी कर्जा है और मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद में भी रहेगा। और जैसे कि अभी हर स्कूल प्रेशराइज कर रहा है बच्चों को फीस के लिए, तो क्या आपकी तरफ से भी किसी पेरेंट्स को कुछ गया इस तरह से ये भाई ये लॉकडाउन की नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है ना वो माँ बाप और स्कूल के बीच का मसला है। उसके अंदर हमें कभी भी बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। जब बच्चा 50 लोग के बीच में खड़ा होकर उसको ये बोला जाता है कि तुम्हारी फ़ीस बाकी है, 4 महीने की फ़ीस नहीं लाओगे तो तुमको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा या हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे, मेरे ख्याल से बच्चा अंदर से टूट जाता है, शर्मिंदा हो जाता है और वो किसी को दिखता नहीं है। कई चोटें ऐसी जो आपको दिख जाएगी, खून निकल गया है, लेकिन ये गुम मार होता है, मतलब गुम चोट होती है और वो बच्चे के ईमान पे लगता है, मतलब उसके दिल पे लगता है वो। और इस तरह किसी बच्चों को नीचे गिरा देना, तोड़ देना, मेरे ख्याल से कम एक टीचर को और एक स्कूल को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बाहर निकलेंगे, अभी मेरा इंटरव्यू लेकर तो एक बोर्ड मैंने लगाया हुआ है, वहाँ पे हमने इंग्लिश में कमिटमेंट लिखा हुआ है कि नो चाइल्ड हु कम्स टू होली मदर इंग्लिश स्कूल विल एवर बी सेंट बैक होम इफ़ हिज पेरेंट्स कैन नॉट पे द फीस। ऐसा कोई भी बच्चा या बच्ची जो ये स्कूल में पढ़ता है और उसके माँ बाप अगर फीस नहीं दे सकते हैं किसी वजह से, तो हम उसको स्कूल से कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे। पैसों के लिए बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। 16 साल हो गए हैं मुझे, 3,500 के करीब बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं यहाँ से। मतलब आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमने किसी बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया या बाहर खड़ा किया है। इस बात को मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूँ। जैसे कि सरकार ने भी गाइडलाइंस दिया था कि स्कूलें सारी बंद रहेगी, उसके बाद जून में अनाउंसमेंट हुआ कि ऑनलाइन स्कूल चालू किया जाए। तो ऑनलाइन में कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे? जब हमने शुरू किया ऑनलाइन की पढ़ाई तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी में लोग घुसे हुए थे। मतलब किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा था आसपास। सरकार भी मतलब बिल्कुल उसको भी लगा था कहीं बिजली गिर गई उसके ऊपर आके, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम भी वैसे मतलब बिल्कुल भटके हुए लग रहे थे हमको। आहिस्ते आहिस्ते लगने लगा कि जो ये परेशानी है जितनी बड़ी दिख रही है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी परेशानी है और इसके असरात जो है वो आने वाले कई साल तक रहने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आपका सर सलामत है तो पगड़ी आप 1000 बना के सिलवा सकते हो। एक स्कूल को आप स्कूल कब बोलोगे? जब उसमें बच्चे होंगे, वरना स्कूल में बच्चों के बगैर तो वो इमारत है। वो जैसा लोग जब रहते हैं मकान में तो वो घर बनता है ना, वरना तो मकान ही है वो। तो मुझे लगा कि इस दौर में अगर मैंने मेरे बच्चों को नहीं बचाया, उनको अगर मैंने मतलब नहीं रोक पाया किसी वजह से, तो फिर मेरी जो 15 साल की मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो बच्चों को यहाँ रोकने के लिए क्या ज़रूरी था? उनके लिए उनको दाना कम से कम खाना तो चाहिए था। और जो अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं मालवनी में, और बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं। तो हमारे पास कौन लोग आते हैं जो कहीं भी नहीं जा पाते हैं, जो म्यूनसिपाल्टी में जिनको नहीं पढ़ाना है किसी वजह से, वो हमारे पास आते हैं।
हमारे पास क्रीम ऑफ द सोसाइटी नहीं आता है। सबसे मुश्किल हालात वाले घर से आते हैं, बेवा है, यतीम है, मिस्किन है, माजूर है, बाप शराबी है या उसको बिल्कुल परवाह नहीं है, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। और आप सोचिए अगर आप समाज के साथ में हैं तो ऐसे बच्चों को तालीम मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे पैर में तकलीफ़ है, अगर मेरे स्कूल ने और मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता आज की तारीख में। एग्जाम्पल में ये दे सकते हैं कि जैसे आपके बाहर यहाँ चरस गांजा लोग पी रहे हैं, उनकी भाई बार बार कंप्लेंट जाती है, उसके बाद भी ऑफिसर कार्रवाई नहीं कर रहे, आप भी शायद उसी में होते। अगर आप पे ध्यान नहीं देते आपके परिवार के या आपके अच्छे जो मित्र उस वक्त थे तो शायद आप ऐसे होते। जी, मेरा ऐसा मानना है कि मैं ना बुराई से नफरत करता हूँ, बुरे लोगों से नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनकी बेचारों की पता नहीं क्या मजबूरी है। हो सकता है वो आना चाहते हैं बाहर लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। हमारी कोशिशें कमज़ोर है, उनकी तकलीफ़ें ज़्यादा बड़ी होंगी मेरे हिसाब से, और हमने ईमानदारी से कोशिश भी नहीं किया होगा। जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़े घर से नहीं आता हूँ। जब मैंने स्कूल शुरू किया तो मेरा घर बेच के मैंने 2 कमरे खरीदा था। 16 साल में ये स्कूल की 2 बिल्डिंग बन गई, 14 कमरे बन गए, साइंस लैब है, पूरा CCTV कैमरा स्कूल के अंदर है, हमारे स्कूल में टैब है बच्चों के लिए। लेकिन मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। लॉकडाउन में मेरे ऊपर भी किराया चढ़ गया, मतलब है ना। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली कि मेरे बच्चों का जो स्कूल है वो किराए पे नहीं है, तो ये इमारत के ढहने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मतलब तो जो तकलीफ़ आएगी उसको मैं झेल लूँगा, मेरा फैमिली है, मैं कम कर लूँगा। जैसा भी मेरा वहाँ एक जिसमें मैं रहता था वो मैंने कल हेवी डिपॉजिट में दे दिया 5 लाख। क्योंकि मेरी टीचरों को मैंने 5 महीने से बिल्कुल भी, जो ऑनलाइन पढ़ा रही टीचर आके, उनकी तनख्वाह भी नहीं हो पा रही। तो राशन बहुत आया मेरे स्कूल में, राशन तो लगभग 1.25 करोड़ का मैंने बांट दिया, और हर टीचर को कम से कम महीने में 2 बार राशन दिया। फिर मैंने 1-2 फंड रेज भी किया, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उससे जो पैसा आया तो भी बांटा मैंने, मतलब टीचरों को 3000 कभी, 5000 कभी, 500 रुपया कभी, जैसा जैसा रहा वैसा किया। और उनकी बड़ी मेहरबानी है मेरे पे, उनका बड़ा एहसान है। मैं बड़ी शान से बोलता हूँ कि मैंने फ़ीस माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी किसी टीचर ने फ़ोन उठा के मुझे ये नहीं बोला कि सर 3 महीने हो गए आपने मुझे पैसा नहीं दिया। तो ये वो कुर्बानियाँ हैं जो वाकई में काबिल तारीफ़ है और कभी सामने नहीं आती हैं। अभी हमने देखा कि आप राशन भी प्रोवाइड लोगों को कर रहे हैं जी। तो सिर्फ अपने ही स्कूल के बच्चों को देते हैं या हर किसी को प्रोवाइड करते हैं जो भी मजबूर आ जाए आपके पास? मेरे पास जो राशन आता है वो ज़रूरतमंदों के लिए आता है। जी। तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं होता है कि ज़रूरतमंद सिर्फ आपके स्कूल में आने वाले बच्चे हैं। हम प्रेफरेंस उनको देते क्योंकि हमारे पास उनका डेटा है, हमें उनके बारे में पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने 100 बच्चों के लिए मैसेज किया और बच्चे 70 ही आए हमारे पास। तो वो 20 जो है मुझे लगता है वो किसी और ज़रूरतमंद के लिए है शायद। तो हमारे वहाँ आने वाले लोग अक्सर मतलब ऐसा बोलते हैं कि हम यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं है, ऊपर वाले का बड़ा एहसान है। जैसे कि आपने देखा कोरोना में लोग एक दूसरे से नफरत करने इस वक्त लग गए। जैसे कि पहले कहा जाता था कोई बीमार है कोई हॉस्पिटल तो पूरी फैमिली देखने जाती, लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जैसे बताया जाता है कोरोना है तो लोग दूर भाग जाते हैं। इसमें आपको क्या सीखने मिला, ये हमारे जनता को बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं इस पढ़ता था तो एक जगह पे लिखा हुआ था कि वी लिव ओनली वंस, इफ़ वंस इज़ इनफ, नाइस वंस इज़ इनफ। ऐसा बोलते हैं कि हम सिर्फ एक बार जीते हैं और वो अगर हम अच्छे से जिए तो एक काफ़ी है। मुझे लगा कोरोना ने मुझे ये सिखाया है कि नहीं, हम एक बार नहीं जीते हैं, हम सिर्फ एक बार मरते हैं और हम रोज़ जीते हैं। और इस रोज़ जो हम जीते हैं 24 घंटे के अंदर, हम 24 ज़िंदगियों को भी अगर छूते हैं, मतलब अपने अच्छे बर्ताव से, अपनी बातों से, अपने विचार से, या आपके पास जो भी ऊपर वाले ने दिया है तो आप जिए हैं। मतलब ज़िंदा रहने में, जीने में यही फ़र्क है मेरे हिसाब से। और मोहब्बत तो वो चीज़ है जो मतलब जो दुश्मन से भी करनी चाहिए। ये तो हमारे अपने लोग हैं, अपना पड़ोस है, अपना मुल्क है। तो अभी तक तो आपसे हमारी जो बात हुई अच्छाई के बारे पर, आप 16 साल से स्कूल चला रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेनर लोग होते हैं जो ज़्यादातर स्कूलों पे ध्यान देते हैं, बच्चे का प्लेग्राउंड कैसा है, स्कूल में पढ़ाई कैसी है। तो क्या आपके ऊपर कभी किसी ने कंप्लेन किया? हाँ, जो PIL स्कूल में डाला हुआ, मालवनी की 14 स्कूलों में PIL डाला हुआ है जो अभी कोर्ट में चल रहा है केस। तो 13 स्कूल पुरानी स्कूल है जी। तो 14वीं स्कूल मेरी है सिर्फ। अच्छा। हाँ, तो मुझे मतलब क्यों इस इज्जत से नवाजा गया मुझे लास्ट तक भी पता नहीं चला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे कब गुस्सा करते हैं जब आप गलत कर रहे होते हैं। लेकिन बगैर फीस लिए पढ़ा देना या किसी को फीस के लिए बाहर नहीं भेजना या सबसे कम फीस में पढ़ाना, ये तो समाज के लिए बुरे काम तो नहीं थे। जिससे जो PIL डाला गया उसमें क्या कंप्लेन स्पेशली डाली गई कि आप क्या करते हैं लोगों के साथ? मतलब एक तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा है क्योंकि कलेक्टर है और जो लैंड यूज़ चेंज हो गया है, ये रिहायशी इलाका है, इसमें आप स्कूल चला रहे हैं तो ऑन पेपर तो गलत है मतलब उसके हिसाब से। दूसरा जो स्कूल का RTI नॉर्म्स है उसके अंदर हर क्लासरूम 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, हमारे 250, 250, 300 उसके ऊपर है। और जो टीचर्स है वो ट्रेंड होने चाहिए, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको, वैसा है। तो कायदे कानून से देखा जाएगा तो मालूम नहीं का कोई भी स्कूल लीगल स्कूल नहीं बोल सकते।
तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे रफ़ीक सर का इंटरव्यू लिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 16 साल से स्कूल इनकी चल रही है। जो भी इनके पास समस्या आती है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम में लोग आते हैं, खाली इनके स्कूल के नहीं, कोई भी अगर इनके पास हेल्प के लिए आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। इसके अलावा 16 साल से स्कूल चल रही है, तो हमेशा होता है कि हर अच्छे चीज़ या बुरे चीज़ के पीछे कोई ना कोई साथ में रहता है, अच्छाई या बुराई दोनों कहने के लिए। तो जो PIL स्कूलों के खिलाफ डाला गया है, मालवनी एसोसिएशन का जो इनके 14 से 15 स्कूल के नाम इन्होंने लिए, इनमें इनका भी नाम है। और ये बताया जाता है कि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं मालवनी के, वो खरीदे हुए नहीं होते, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बनाया हुआ होता है। इसके लिए भी इनका नाम कंप्लेंट में डाला गया है। अभी हम और भी स्कूलों से जानेंगे किस तरह से काम हो रहा है, सरकार से भी जानेंगे कि अगर कोई अच्छा काम करने के लिए कुछ कर रहा है तो उसे करने देना। जैसे सरकार की हमारी संविधान में दिया गया है कि रोटी कपड़ा मकान सरकार की जिम्मेदारी होती है देना। किसी भी कलेक्टर प्रॉपर्टी पे अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है, छत नहीं है, तो आप वहाँ घर बना के रह सकते हो, सरकार आपको मना नहीं, ये बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। लोग अपने पैसों से करते हैं, अपनी मेहनत से करते, तो सरकार को नहीं तोड़ना चाहिए, ना तो उनको नुकसान पहुँचाना चाहिए। हमारी इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी TV न्यूज़।